हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमने क्लास 8 का थर्ड चैप्टर किया था ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, आज उसके सॉल्यूशंस लेकर आए हैं हम। ये सबसे पहले पेज नंबर 45 का पहला क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन चेक में। लुक एट पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज़ द सिंगर? हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? तो जो मेरा पहली वीडियो है इस पार्ट 1 की, उसके अंदर ही था कि पहली पिक्चर जो है उसको आपने याद करना है और बताना है कि वो कौन सी लाइंस गा रहे थे, वो सिंगर कौन थे जो वो गीत गा रहे थे, और पिक्चर में कौन कौन दिखाई दे रहा है। तो आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की पार्ट 1, उसको देखेंगे, उसके अंदर वो आ जाएगा। उसको देख सकते हैं आप चला के, प्ले करके। अभी आंसर देखते हो, देख लो। द ओरिजिनल सॉन्ग इज़ ए मेरे वतन के लोगों। द सिंगर इज़ लता मंगेशकर जी। और कौन कौन दिखाई दे रहे हैं उस पिक्चर में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, बहादुर शाह जफ़र, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी आर आल्सो सीन इन द पिक्चर। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन पिक्चर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स? पिक्चर 2 के अंदर जो कंपनी के सुपीरियर वेपन्स, मतलब कि अच्छे हथियारों के बारे में बताया है, उससे आप क्या समझते हो? आंसर: द कंपनी सुपीरियर वेपन्स मीन all their wits, strength, rules and regulations। तो जो सुपीरियर वेपन्स, इससे मतलब सिर्फ वो नहीं था कि उनके पास जो आर्टिलरी थी, मतलब कि जो बंदूकें थीं, तोप खाने थे, वो ज़्यादा अच्छे थे, बल्कि उसका मतलब है उनकी विट अच्छी थी। वो चाहते थे कि हम ये करें, उनकी ताकत थी, उनके रूल्स और रेगुलेशन, उनका डिसिप्लिन, ये उनके सुपीरियर वेपन थे। ओके, उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस थी वो प्रॉपरली मेंटेन की जाती थी, प्रॉपर डिसिप्लिन फोर्स थी उनकी। ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रिंसेस थे जे, वो कैसे थे? उनकी जो फार्मर्स थे या क्षत्रियस थे, जो नॉर्मल अपने दूसरे काम भी करते थे, उनको जब ज़रूरत पड़ती थी तब राजा जो लोग थे उनको बुला लेते थे फाइट करने के लिए। उनकी एक रेगुलर आर्मी बहुत थोड़ी होती थी, तो इसलिए डिसिप्लिन भी नहीं होता था। तो डिसिप्लिन इज़ द की। ओके। थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ एन आर्टिजन? वाई डू यू थिंक द आर्टिजन सफ़र्ड? पिक्चर 3 की बात कर रहे हैं ये। आर्टिजन कौन है और आर्टिजन्स ने सफ़र किया, ऐसे आप क्यों समझते हैं? और आंसर: एन आर्टिजन इज़ ए स्किल्ड मैनुअल वर्कर who crafts items that may be functional or strictly decorative। तो आर्टिज़न है वो एक स्किल्ड, ट्रेंड, जो हाथ से काम करने वाला इंसान है, लेबर है, वर्कर है, जो नई नई चीज़ें बनाता है, क्राफ्ट्स आइटम्स विच डैट मे बी फंक्शनल और स्ट्रिक्टली डेकोरेटिव। कुछ ऐसे औजार बना सकते हैं जिससे हम कुछ काम कर सकें जो हमारे किसी न किसी काम में यूज़ आ जाएं, और या फिर सिर्फ डेकोरेटिव हो सकते हैं, जैसे शो पीसेस, मूर्तियाँ, है ना। द आर्टिजन सफर्ड बिकॉज द ब्रिटिश वर एक्सट्रैक्टिंग वेरी हाई टैक्सेस फ्रॉम दैम। अब आर्टिजन्स ने क्यों सफ़र किया, उनको क्यों झेलना पड़ा, तकलीफ़ क्यों हुई उनको? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अगर वो कोई भी चीज़ बनाएंगे अपने हाथ से और उसके ऊपर सरकार टैक्स लगा दे बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत महंगी हो जाएगी और वो बाज़ार में बहुत महंगे भाव पे बिकेगी, तो उसको कोई खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। विच रूइंड दैम इकोनॉमिकली। अब इस टैक्स के कारण उनको बहुत ही ज़्यादा हानि हुई और वो तबाह हो गए, रूइन हो गए टोटली इकोनॉमिकली। मोर ओवर, मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन वर सोल्ड एक्सटेंसिवली। और दूसरी ओर क्या हुआ इसके साथ ही, जो
ब्रिटेन के अंदर मशीन के द्वारा बनाई गई चीज़ें थी, औजार थे, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में सोल्ड एक्सटेंसिवली मीन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा में बेचे गए। विच रूइंड द बिजनेस ऑफ द आर्टिजन्स हैंडमेड गुड, और जो यहाँ के लोकल आर्टिजन्स थे, कारीगर थे, उनकी चीज़ें बहुत महंगी हो गई, मशीन के द्वारा बनाई हुई चीज़ें सस्ती हो गई। ठीक है, और इस प्रकार जो आर्टिजन्स थे उनको बहुत ही बुरा समय देखना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट। कौन सी पिक्चर आपके अनुसार दिखाती है कि अब जो रिवॉल्ट है 1857 का, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो शुरू हो गया। सिर्फ आपने वो पिक्चर बतानी है। तो मुझे पिक्चर 7 लग रही है जिससे वो क्लियर होता है, तो मैं लिख दिया है पिक्चर 7, द स्पार्क्स रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ द रिवॉल्ट। अगला पार्ट है वर्किंग विद टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड in their approach to the events of 1757? क्या आपको लगता है कि जो इंडियन प्रिंसेस हैं वो 1757 के जो भी घटनाक्रम हुए वो उनसे कुछ सीख नहीं पाए, बल्कि उनकी जो दूरंदेशी थी वो हमें दिखाई नहीं पड़ती कहीं पर भी, वो छोटे छोटे मामलों में ही उलझे रहे। आपको लगता है ये? आंसर, यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट-साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। हाँ, हमें यह लगता है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन राजाओं को कैसे दबा लिया? सबड्यू करना होता है दबा लेना। आंसर, द इंडियन प्रिंसेस वर कॉन्स्टेंटली एट वार विद ईच अदर। They called the English merchants to help them in their fights. The people had no peace due to such constant fights. The rivalries helped the East India Company subdue the Indian princes one by one. अब आंसर में क्वेश्चन था हमारा कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन प्रिंसेस को दबा लिया। अब इंडियन प्रिंसेस वर कॉन्स्टेंटली एट वार विद ईच अदर, क्योंकि जो भारतीय राजा थे वो एक दूसरे से लगातार जंग पे रहते थे, लड़ाई रहती थी उनकी। क्यों रहती थी? अपने राज्य का वर्चस्व बढ़ाने के लिए, हम अपना और बड़ा कर लें, टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा हमारे पास ज़मीनें आ जाएंगी। दे कॉल्ड द इंग्लिश मर्चेंट्स टू हेल्प देम इन देयर फाइट्स। तो उन्होंने अपनी दुश्मनी ख़त्म करने के लिए, दूसरे को हराने के लिए, अपने दुश्मन को हराने के लिए अंग्रेजी व्यापारियों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने हाथ मिला लेते थे, उनसे मदद मांग लेते थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और जो उनके अवाम थी, उनकी पब्लिक थी, प्रजा थी, वो भी शांति से नहीं रह सकती थी। क्यों? क्योंकि दे हैव टू कॉन्स्टेंटली ऑन वार्स। ठीक है, और उनको जाना पड़ता था बार बार राजा के लिए जंग में, तो प्रजा भी शांति से नहीं रह पाती थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। ये जो आपसी मतभेद थे, आपसी लड़ाइयाँ थी, उस चीज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत मदद की इंडियन राजाओं को, इंडियन प्रिंसेस को एक एक करके दबाने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, quote the words used by Raja Ram Mohan Rai to say that every religion teaches the same principles. कहते ये जो राजा राम मोहन राय जी ने ये शब्द यूज़ किए थे, क्या? एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल्स, कि हर धर्म एक ही तरह के सिद्धांत सिखाता है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं? अब अकॉर्डिंग टू आंसर लिखते हैं, देखो इसका। अकॉर्डिंग टू राम और राय, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। क्या बताया था राजा राम और राय जी ने कि जो जैसे गाय हैं वो अलग अलग रंगों की पाई जाती हैं, पर उनका जो दूध है, उनके दूध का रंग है
वो एक जैसा ही होता है, सफ़ेद। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग अध्यापकों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, लेकिन जो बीच में निचोड़ है, ज्ञान है, वो हर धर्म का एक जैसा ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉयट इंडियंस? इंडियंस को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किस प्रकार लूटा? एक्सप्लॉयट होता है लूट करनी, किसी को गलत ढंग से। ठीक है, काम के बदले पैसे पैसे देना, ठीक है, वो तो अलग चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी बंदे को काम के एवज में बहुत कम पैसे देना और उससे ज़्यादा काम करवाना, वो एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियंस को किस प्रकार एक्सप्लॉयट किया, वो देखते हैं। द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉयड इंडियंस इन मैनी वेज, बहुत तरीक़ों से इंडियंस को उन्होंने एक्सप्लॉयट किया, लूटा। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन फार्मर्स and reduced import duty on goods manufactured in England and imported to India. Even they cut the thumbs of expert artisans. देखो कितनी उन्होंने लूटपाट की है। क्या क्या उन्होंने कहते, उन्होंने सबसे पहले तो इंडियन फार्मर्स के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, आर्टिजन्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए, और अपने फैक्ट्रीज़ में, ब्रिटेन की कंपनीज़ में जो बनी हुई गुड्स थे, उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बिल्कुल हटा दी। और तो और उनकी निर्दयता देखिए। इवन दे, लास्ट लाइन पढ़ो, इवन दे कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसंस, उन्होंने एक्सपर्ट आर्टिसंस जो बहुत ही अच्छे कारीगर थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे अपने अपने काम में, उनके अंगूठे तक काट दिए। ठीक है, अब अगला है नेम दीज पीपल। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, नेम दीज पीपल। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, कौन है जी, बताइए ज़रा। ये हैं टीपू सुल्तान। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ये हैं राम मोहन राय। The person who recommended the introduction of English education in India, ये हैं लॉर्ड मैकॉले। Two popular leaders who led the revolt, ये आ जाएंगे मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद एंड पेशवा नाना साहेब। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंवर सिंह लिखा है, मैंने टीपू सुल्तान भी बोला है, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द फॉलोइंग। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, ऐसी कोई सामाजिक प्रैक्टिसेस, सामाजिक काम जो उस समय चल रहे थे, बहुत चल रहे थे। सबसे पहला तो है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ठीक है, एंड चाइल्ड मैरिज, और बच्चों का ही विवाह कर दिया जाता था। ये दोनों जो सोशल प्रैक्टिस उस समय बहुत ज़ोर से चल रही थी। सेकंड, 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश, ऐसी पॉलिसीज़ जिसको हम ऑप्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज़ कौन सी थी जिन्होंने लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जीवन कठिन कर दिया था। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डू अवे विद इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। This severely affected Indian industries. In 1818, they passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. अब ये 2 देखो उन्होंने पॉलिसीज़ बताई हैं ब्रिटिशर्स की, जिसने बहुत ही ज़्यादा गलत प्रभाव डाला है, बहुत ही रॉन्ग इम्पैक्ट किया। वो था, पहला था उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बिल्कुल हटा दी, किनके ऊपर से, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे, बनते थे इंग्लैंड में, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो कर दी। और सेकंड था 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन एक्ट लाए, रेगुलेशन 3 थर्ड,
जिसके मुताबिक वो किसी भी इंडियन को अब जेल में डाल सकते थे बिना किसी कोर्ट में उसका ट्रायल किए, बिना कोई केस चलाए, बिना उसका जुर्म साबित किए वो किसी को भी पकड़ें और जेल में डाल दें। थर्ड क्वेश्चन ऊपर देखिए, टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड। ऐसे कोई दो बताइए जहाँ जिसके अंदर आम लोगों ने भी बहुत झेला हो, बहुत सफ़र किया हो। ये आंसर है, दे लॉस्ट देयर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड्स। जो फार्मर्स थे उनकी लैंड्स चली गई, जो आर्टिजन्स थी उनकी जॉब्स चली गई। दे वर बीइंग कन्वर्टेड बाय द ब्रिटिश, और उनको ब्रिटिशर्स ने कन्वर्ट कर दिया अलग अलग कामों में, जो उनका काम ही नहीं था। फार्मर को मजदूर बना दिया, किसी को कुछ काम हो गया। ठीक है, फोर्थ आ गया, फोर रीजंस फॉर द डिसकंटेंट डेट लेड टू द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसे कोई चार कारण बताने हैं जिसके कारण जनता में डिसकंटेंट आ गया था, कि उनका सबर जो था टूट गया था, वो विद्रोह पे उतर आए थे, जिसके कारण 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। अब ये उसका आंसर है, नोट कर लो। द फोर रीजन्स फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस वर, पहला है, इंडियंस हैड बिकम स्लेव्स इन देयर ओन कंट्री। जो लोग थे, इंडियंस थे, वो अपने आप को अपने ही देश में गुलाम समझने लगे थे और बन भी गए थे। सेकंड है, द ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया था अपनी गलत पॉलिसीज़ के कारण। देयर वॉज ह्यूज डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इंग्लिशमैन एंड द इंडियंस। जब भी कहीं बाज़ार में कोई इंग्लिशमैन निकलता था और एक तरफ इंडियन निकलता था, उनके बीच में बहुत, उनको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। जो इंग्लिश था, ब्रिटिशर्स थे, वो इंडियंस को बहुत ही नीची निगाह से देखते थे, उनको अपना गुलाम जैसे समझते थे। तो इससे लोगों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। द यूज़ ऑफ ग्रीस, ये सब फोर्थ रीज़न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द यूज़ ऑफ ग्रीस ऑन द बुलेट was spoiling the customs of Indians as it was made of the fat of the cows and pigs। अब जो बुलेट यूज़ करना था इंडियंस ने फाइट के अंदर, वो किससे बना हुआ था? द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब ये चीज़ इंडियंस को, चाहे वो हिंदूज़ हैं चाहे वो मुस्लिम्स हैं, उन दोनों को ये गवारा नहीं थी, क्योंकि ये उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अनुसार नहीं था। उनके कस्टम्स को स्पॉइल कर रहा था, उनके रीति रिवाजों को ख़त्म कर रहा था। तो ये चीज़ भी कारण बनी द फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लिए। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये मैंने सारे इसके आंसर्स इसके नीचे लिखे दिए हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बार बार नीचे जाना पड़ेगा, कैसे करें। चलो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपने ये नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, कन्वर्सेशन है कोई, तो उसको आपने इनडायरेक्ट में बदलना है। मतलब जब दो लोग आपस में बात करते हैं, मान लो अजय ने विजय से बात की, कोई बात बताई अजय ने विजय को। अब जो विजय है वो अजय ने जो कहा था वो जाके बताना चाहता है अपने दूसरे मित्र विक्रम को। अब विजय कैसे बताएगा कि अजय ने उसको कैसे कहा? तो वो इंडायरेक्ट बात होगी ना। जो अजय ने विजय को कही थी वो तो सीधी बात थी, डायरेक्ट थी, अजय ने सीधा ही डायरेक्ट बता दिया विजय को। लेकिन अब विजय ने विक्रम को बताना है, ठीक है, तो वो क्या बात होगी? अजय की बात बताई हुई विजय ने विक्रम को बतानी है, वो किस ढंग से कहता है, वो फ़र्क है। वो इंग्लिश में हमने अब सीखना है। फर्स्ट मैन कहता है वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। सेकंड मैन बोलता है एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। थर्ड मैन बोलता है फॉर डैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये जो चीज़ है
पहले ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा। अब आपने ये बतानी हो तो कैसे बताएंगे? पहले आदमी ने क्या बोला कि हमें अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए, और दूसरे आदमी ने आगे उसको जोड़ते हुए क्या बोला? एंड है ना, आगे जोड़ा है उसने। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या बोला कि हमें उनकी माली हालात भी जो हैं, मटेरियल कंडीशंस हैं, वो भी सुधारनी चाहिए, उनको भी लिए भी कुछ करना चाहिए। और तीसरे ने क्या कहा था? फॉर डैट वी मस्ट कन्वेयर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो थर्ड मैन ने क्या सजेस्ट किया था कि हमें ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपने सुझाव बताने चाहिए, उन्हें अपनी जो परेशानियां हैं वो बतानी चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो इसको कैसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये अपनी कॉपी पे आपने लिख लेना है। पहले एक्सरसाइज देख लीजिए ये। द फर्स्ट मैन सेड डैट दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर्स। द सेकंड मैन एडेड डैट दे मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस। द थर्ड मैन सजेस्टेड that they must convey their grievances to the British Parliament। ठीक है जी, तो ये हमारी हो गया पहली एक्सरसाइज होगी। अब दूसरी कर लेते हैं। देखो आ गई। फर्स्ट सोल्जर बोल रहा है द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस एंड सर्वेंट्स। जो गोरे सैनिक हैं उनको तनख्वाह भी ज़्यादा मिलती है, उनको रहने के लिए अच्छे घर मिलते हैं और नौकर चाकर मिलते हैं। सेकंड सोल्जर, वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस। हमें बहुत कम तनख्वाह मिलती है और हमारी प्रमोशन भी बहुत धीमी गति से होती है, बहुत कम होती है। थर्ड सोल्जर, हु आर द ब्रिटिश टू अबॉलिश आर कस्टम्स। ये ब्रिटिश कौन होते हैं हमारे कस्टम्स को, हमारे रीति रिवाजों को ख़त्म करने वाले। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट द वाइट सोल्जर गॉट ह्यूज पे, मेंशंस एंड सर्वेंट्स। द सेकंड सोल्जर रिमार्क्ड दैट दे गॉट अ pittance and slow promotions. The third soldier asked who the British were to abolish their customs. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब थर्ड कर लेते हैं। हो गया ये कंप्लीट। ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हमने अभी एक्सरसाइज की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, ये आप लोगों को अभी पूरी समझ में नहीं आई होगी। हमने सॉल्यूशन में तो कर लिया है, लेकिन इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो भेजूंगा जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सरसाइज को कैसे करना है, सिंपल सेंटेंसेस में पहले करेंगे। वो आपकी आगे ही वीडियो में थोड़ी देर में भेजूंगा। ओके बेटे, इस सभी काम को आपने अपनी कॉपीज़ के अंदर कर लेना है अच्छी अच्छी राइटिंग में। ये हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट हो गया है, और इसको बेटे लर्न भी साथ साथ करते रहिए ताकि जब एग्ज़ाम्स हों तो आपको परेशानी ना हो। आज के लिए इतना ही, बाय।